अध्याय 10 पुराना मकान। उस सप्ताह काढ़ों की क्लासों में जहां भी हाफ ब्लड प्रिंस के निर्देश पुस्तक से अलग होते थे, वहां हैरी प्रिंस के निर्देशों का पालन करता रहा। परिणाम यह हुआ कि चौथे दिन तक स्लगहॉर्न हैरी की काबिलियत का बखान करने लगे। वे कहने लगे कि उन्होंने आज तक इतने प्रतिभाशाली विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया है। रॉन और हर्माइनी दोनों ही ये सुनकर खुश नहीं हुए। हालांकि हैरी ने उन दोनों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे भी उसकी पुस्तक में से देख लें, लेकिन रॉन को लिखाई समझने में बहुत मुश्किल आ रही थी। वो हैरी से इसे जोर से पढ़ने को भी नहीं कह सकता था, वरना स्लगहॉर्न को शक हो जाता। उधर हर्माइनी संकल्प के साथ आधिकारिक निर्देशों का पालन कर रही थी, और जब उनके कारण उसे हैरी से कमजोर परिणाम मिल रहे थे, तो वह ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही थी। हैरी ने अजीब तरीके से सोचा कि हाफ ब्लड प्रिंस कौन हो सकता है। उन्हें इतना सारा होमवर्क दिया जा रहा था कि वो पूरी उच्च स्तरीय कारण निर्माण नहीं पढ़ सकता था। फिर भी उसने इसे उलट पुलट कर यह देख लिया था कि प्रिंस ने इसमें हर पेज पर अतिरिक्त नोट्स लिखे थे। यह बात अलग थी कि कई निर्देश काढ़े बनाने से संबंधित नहीं थे। यहाँ वहां लिखे कुछ निर्देश मंत्रों की तरह लग रहे थे, जिन्हें प्रिंस ने खुद इजाद किया था। शनिवार की शाम को जब हैरी रॉन को गुरुद्वार के हॉल में ये निर्देश दिखा रहा था, तो हरमाइनी चिढ़कर बोली, यह प्रिंस लड़की भी तो हो सकती है। मुझे लगता है कि इसकी लिखाई लड़के के बजाय किसी लड़की की तरह दिखती है। हैरी ने कहा, हाफ ब्लड प्रिंस लिखा है, कोई लड़की प्रिंस कैसे हो सकती है? लगता था हरमाइनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस त्योरियां चढ़ाई और अपने निबंध भौतिकीकरण के सिद्धांत को रॉन से दूर खींच लिया, जो इसे उल्टा करके पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हैरी ने अपनी घड़ी देखी और जल्दी से उच्च स्तरीय कारण निर्माण पुस्तक अपने बैग में डाल ली। 8 बजने में 5 मिनट है, अब मुझे चलना चाहिए, वरना डंबलडोर के पास पहुंचने में देर हो जाएगी। ओह, हरमाइनी ने तत्काल ऊपर देखते हुए कहा, गुड लक, हम लोग इंतजार करेंगे। हम यह जानना चाहेंगे कि वे तुम्हें क्या सिखाते हैं। रॉन ने कहा, उम्मीद है सब ठीक रहेगा। फिर वे दोनों तस्वीर के छेद में से हैरी को बाहर जाते हुए देखते रहे। हैरी वीरान गलियारों में से गुजरा। हालांकि जब एक मोड़ पर प्रोफेसर ट्रिलोनी सामने आ गई, तो वह जल्दी से एक मूर्ति के पीछे छिप गया। प्रोफेसर ट्रिलोनी चलते समय ताश के गंदे पत्तों की गड्डी में से पत्ते निकाल रही थी और बुदबुदा रही थी। हुकुम की दुग्गी संघर्ष, उन्होंने बुदबुदा कर कहा, जब वे दुबके हुए हैरी के पास से गुजरी। हुकुम का सत्ता अपशगुन, हुकुम का दहला हिंसा, हुकुम का गुलाम एक सांवला युवक, शायद थोड़ा परेशान, जो सवाल पूछने वालों को नापसंद करता है। वह उस मूर्ति के पास रुक गई जिसकी दूसरी ओर हैरी छिपा था। उन्होंने चिढ़कर कहा, यह सही नहीं हो सकता। फिर हैरी को उनके दोबारा चलने की आवाज आई। हालांकि वे अपने पीछे कुकिंग शेरी की बदबू छोड़ गई थी। हैरी ने तब तक इंतजार किया जब तक उसे यह यकीन नहीं हो गया कि वे चली गई हैं। फिर वह जल्दी जल्दी चलकर 7वीं मंजिल के गलियारे में उस जगह पहुंच गया जहां एक गारगोइल दीवार से टिका खड़ा था। एसिड पॉप्स, हैरी ने कहा। गारगोइल उछलकर एक तरफ हो गया। उसके पीछे की दीवार एक ओर सरक गई और घुमावदार पत्थर की स्वचालित सीढ़ी प्रकट हो गई, जिस पर हैरी खड़ा हो गया। सीढ़ी ने हैरी को डंबलडोर के ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचा दिया, जिस पर पीतल की कुंडी लगी थी। हैरी ने दरवाजा खटखटाया। डंबलडोर की आवाज आई, अंदर आ जाओ। गुड इवनिंग सर, हैरी ने कहा और हेडमास्टर के ऑफिस में चला गया। ओह, गुड इवनिंग हैरी, बैठ जाओ, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि स्कूल में पहला सप्ताह मजेदार रहा होगा। हाँ सर, हैरी ने कहा। तुम्हारी व्यस्तता इस बात से पता चलती है कि तुम्हें अब तक एक सजा भी मिल चुकी है। अर, हैरी ने अजीब तरीके से कहा, लेकिन डंबलडोर ज्यादा सख्त नहीं दिख रहे थे। मैंने प्रोफेसर स्नेप से कह दिया है कि तुम आज के बदले अगले शनिवार को उनकी सजा काट लोगे। ठीक है, हैरी ने कहा, जिसके दिमाग में स्नेप की सजा से भी ज्यादा जरूरी मामले थे। उसने चोरी से चारों तरफ देखा ताकि अंदाजा लगा सके कि डंबलडोर उस शाम को उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। गोलाकार ऑफिस हमेशा जैसा ही दिख रहा था। चांदी के नाजुक यंत्र जर्जर पायों वाली टेबलों पर खड़े खड़े धुआं उड़ा रहे थे और घर घर की आवाज निकाल रहे थे। पुराने हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस अपनी तस्वीरों के फ्रेम में ऊँग रहे थे। डंबलडोर का शानदार माया पंछी ज्वाला दरवाजे के पास अपने अड्डे पर बैठकर हैरी को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डंबलडोर ने द्वंद्व युद्ध के लिए जगह खाली की हो। डंबलडोर ने काम की बात करते हुए कहा, तो हैरी, मैं जानता हूँ तुम यह सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाने की योजना बनाई है। हाँ सर। देखो, तुम जान चुके हो कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें 15 साल पहले मारने की कोशिश क्यों की थी। इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि अब तुम्हें कुछ जानकारी देना जरूरी हो गया है। एक खामोशी छा गई।
आपने पिछले टर्म के अंत में कहा था कि आप मुझे सब कुछ बताने वाले थे, हैरी ने कहा। अपनी आवाज में दोषारोपण के पुट को दूर रखना मुश्किल था। बहरहाल उसने आगे जोर दिया, सर। डंबलडोर ने शांति से कहा, हाँ, मैंने यह किया भी है। मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता था। इसके आगे हम तथ्यों की ठोस नींव को जोड़कर अजीबोगरीब अंदाजों की भूल भुलैया में चलेंगे, जो यादों के अस्पष्ट दलदल से निकलती है। हैरी, यहाँ मैं भी उतना ही गलत हो सकता हूँ जितना कि हम्फ्री ब्लेचर था, जिसे यकीन था कि चीज कढ़ाइयों के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। हैरी ने कहा, लेकिन आपको लगता है कि आप सही हैं? निश्चित रूप से मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही तुम्हारे सामने साबित कर चुका हूँ, हर आदमी की तरह मैं भी गलतियां करता हूँ। सच तो यह है, मुझे ये कहने के लिए माफ करना कि अधिकांश लोगों से ज्यादा बुद्धिमान होने के कारण मेरी गलतियां ज्यादा बड़ी होती हैं। सर, हैरी ने यूं ही कहा, आप मुझे जो बताने जा रहे हैं क्या वो भविष्यवाणी के बारे में है? क्या इससे मुझे जिंदा बचने में मदद मिलेगी? इसका भविष्यवाणी से बहुत लेना देना है, डंबलडोर ने इतने ही आराम से कहा जैसे हैरी ने अगले दिन के मौसम के बारे में सवाल पूछा हो। और मुझे निश्चित रूप से आशा है कि इससे तुम्हें जिंदा बचने में मदद मिलेगी। डंबलडोर उठकर खड़े हो गए और डेस्क के कोने से निकलकर हैरी के पास से गुजरे। हैरी ने उत्सुकता से अपनी कुर्सी पर मुड़कर देखा कि डंबलडोर दरवाजे के पास वाली अलमारी पर झुक रहे थे। जब डंबलडोर सीधे खड़े हुए तो वे पत्थर का एक जाना पहचाना खोखला पात्र पकड़े थे, जिस पर अजीब से निशान उकेरे हुए थे। उन्होंने स्मृति पात्र को डेस्क पर हैरी के सामने रख दिया। तुम चिंतित दिख रहे हो। हैरी सचमुच स्मृति पात्र को थोड़े दर्द से देख रहा था। यह अजीब पात्र विचारों और यादों के संग्रह को देखता था। इसके साथ हैरी के पुराने अनुभव ज्ञानवर्धक लेकिन असहज थे। जब उसने आखिरी बार इसके पदार्थ को कुदेरा था तो वह जितना देखना चाहता था उससे कहीं ज्यादा देख लिया था। लेकिन डंबलडोर मुस्कुरा रहे थे। इस बार तुम मेरे साथ स्मृति पात्र में जा रहे हो, और इससे भी असामान्य बात यह है कि हम अनुमति से जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, सर? हम बॉब ऑगडेन की याद के भीतर जा रहे हैं। डंबलडोर ने अपनी जेब से कांच की एक शीशी निकालते हुए कहा, जिसमें चांदी जैसा सफेद पदार्थ घुमड़ रहा था। बॉब ऑगडेन कौन है? वह जादुई कानून विभाग में था, डंबलडोर ने कहा। कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इससे पहले मैंने उसका पता लगाकर उसे यह याद देने के लिए राजी कर लिया था। हम उसके साथ एक यात्रा करने जा रहे हैं जो उसने अपने काम के सिलसिले में की थी। अब तुम खड़े हो जाओ, हैरी। लेकिन डंबलडोर को कांच की शीशी का ढक्कन खोलने में मुश्किल आ रही थी। उनका घायल हाथ सख्त और दर्द में लग रहा था। क्या मैं ये काम करूं, सर? कोई बात नहीं, हैरी। डंबलडोर ने अपनी छड़ी शीशी की तरफ की और उसका कॉर्क बाहर उड़ गया। सर, आपके हाथ में यह चोट कैसे लगी? हैरी ने दोबारा पूछा और काली हो चुकी उंगलियों को वृत्रृष्णा तथा करुणा के मिले जुले भाव से देखा। अभी उस कहानी को सुनने का वक्त नहीं आया, हैरी। अभी नहीं। अभी हमारा बॉब ऑगडेन के साथ अपॉइंटमेंट है। डंबलडोर ने शीशी के चांदी जैसे पदार्थ को स्मृति पात्र में उड़ेल दिया, जहां यह घुमड़ने और चमकने लगा। यह न तो द्रव था और न ही गैस। पहले तुम, डंबलडोर ने पात्र की ओर इशारा करते हुए कहा। हैरी आगे की तरफ झुक गया। उसने गहरी सांस ली और अपना चेहरा चांदी जैसे पदार्थ में डाल दिया। उसे लगा कि उसके पैर ऑफिस के फर्श को छोड़ चुके हैं। वह घुमड़ते अंधेरे के बीच में गिर रहा था और फिर अचानक तेज धूप में पलके मिचमिचा रहा था। उसकी आंखें धूप की अभ्यस्त तो पाती इससे पहले ही डंबलडोर भी उसके पास आ गए। वे गांव की गली में खड़े थे, जिसके दोनों तरफ ऊंची और बेतरतीब बागड़ थी। गर्मी का मौसम था और आसमान नीला था। उनके लगभग 10 फुट आगे एक नाटा और मोटा आदमी खड़ा था, जो बहुत मोटा चश्मा पहने था। चश्मे की वजह से उसकी आंखें किसी बिंदु जितनी छोटी दिख रही थीं। वह लकड़ी की एक साइन बोर्ड को पढ़ रहा था, जो सड़क की बाईं तरफ की झाड़ियों से बाहर निकल रहा था। हैरी जानता था कि यही आदमी ऑगडेन होगा, क्योंकि वही अकेला दिख रहा था और वह उस तरह के अजीब कपड़े पहना था जो अक्सर अनुभवहीन जादूगर मगलू दिखने की कोशिश में पहनते हैं। उसने एक धारीदार वन पीस स्विमिंग कॉस्ट्यूम के ऊपर एक फ्रॉक कोट और स्पेट्स पहन रखे थे। इससे पहले कि हैरी उसके अजीबोगरीब हुलियों को ठीक से देख पाता, ऑगडेन तेजी से सड़क पर आगे चलने लगा। डंबलडोर और हैरी भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब वे सड़क के साइन बोर्ड के पास पहुंचे तो हैरी ने देखा कि उसमें 2 दिशाएं बताई गई थीं। जिस दिशा से वे आए थे उसकी तरफ इशारा कर रहे निशान पर लिखा था, ग्रेट हैंगल्टन 5 मील। जिस दिशा में ऑगडेन गया था उस दिशा में इशारा कर रहे निशान पर लिखा था, लिटिल हैंगल्टन 1 मील।
कुछ दूर तक चलने पर उन्हें बागड़, नीले आसमान और लहराते फ्रॉक कोट वाली आकृति के अलावा कुछ नजर नहीं आया। फिर गली बाईं तरफ घूम गई और एक पहाड़ी की ढलान पर उतरने लगी, जिससे उन्हें अचानक अपने सामने पूरी घाटी का अप्रत्याशित नजारा दिखने लगा। हैरी को एक गांव दिखा, जो निश्चित रूप से लिटिल हैंगल्टन ही होगा। यह गांव दो ऊंची पहाड़ियों के बीच बना था। इसका चर्च और कब्रिस्तान साफ दिख रहा था। घाटी के पार दूसरी तरफ की पहाड़ी पर एक आकर्षक मकान बना था, जिसके चारों तरफ मखमली हरियाली थी। तीखी ढलान के कारण ऑगडेन थोड़ी तेजी से उतरने लगा था। डंबलडोर ने भी अपने कदम तेज कर दिए और उनके साथ चलने के लिए हैरी भागने लगा। उसने सोचा कि शायद उन्हें लिटिल हैंगल्टन तक जाना होगा। जब वे स्लगहॉर्न से मिलने गए तो उसी रात की तरह उसने आज भी सोचा, वे इतनी दूर से वहां क्यों जा रहे हैं। जल्दी ही उसे पता चल गया कि उसने गलत अनुमान लगा लिया था कि वे लिटिल हैंगल्टन तक जा रहे हैं। गली दाहिनी तरफ घूमी और जब वे मोड़ पर मुड़े तो उन्होंने देखा कि ऑगडेन के फ्रॉक कोट का कोना बागड़ के एक बड़े से छेद से गायब हो रहा है। डंबलडोर और हैरी उसके पीछे एक संकरी कच्ची पगडंडी पर चलने लगे, जिसके दोनों तरफ ज्यादा ऊंची और जंगली बागड़ लगी थी। घुमावदार रास्ता पत्थरों और गड्ढों से भरा था। पहले की ही तरह यहाँ भी ढलान थी। रास्ता नीचे के अंधेरे पेड़ों के झुरमुट की तरफ जाता लग रहा था। निश्चित रूप से रास्ता जल्दी ही झुरमुट के पास आकर खुल गया। डंबलडोर और हैरी ऑगडेन के पीछे पीछे रुक गए, क्योंकि वह ठहर गया था और उसने अपनी छड़ी निकाल ली थी। बादल विहीन आसमान के बावजूद सामने के पुराने पेड़ ठंडी छाया दे रहे थे और कुछ पल बाद ही हैरी को एक इमारत दिखी, जो पेड़ों के बीच से आधी छिपी हुई थी। उसे यह जगह घर बनाने के हिसाब से बहुत अजीब लगी, या फिर यह निर्णय अजीब लगा कि पेड़ों को इतने करीब लगने दिया जाए जिससे सारी रोशनी छिप जाए और नीचे की घाटी का सुंदर नजारा न दिखे। उसने सोचा कि क्या इसमें लोग रहते होंगे। इसकी दीवारें काईदार थीं और छत के इतने सारे कवेलू गिर गए थे कि कई जगहों पर लट्ठे दिखने लगे थे। उसके चारों तरफ बिच्छू बूटी उगाई थी, जिसके कोने उन छोटी खिड़कियों तक पहुंच रहे थे जो धूल की मोटी परत से ढकी थी। जैसे ही वो इस नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ कोई नहीं रह सकता, एक खिड़की धार से खुल गई और उसमें से हल्का सा धुआं निकला, जैसे कोई खाना बना रहा हो। ऑगडेन धीरे से और हैरी को लगा कि सावधानी से आगे चला। जैसे ही पेड़ों की गहरी छाया उस पर पड़ी, वो दोबारा ठहरकर सामने वाले दरवाजे को घूरने लगा, जिस पर किसी ने एक मरे हुए सांप को कील से ठोक रखा था। एक सरसराहट हुई और सबसे पास वाले पेड़ से एक फटेहाल आदमी कूद गया। वह ऑगडेन के ठीक सामने कूदा था, जो इतनी तेजी से पीछे उछला था कि अपने फ्रॉक कोट के सिरे पर खड़ा हो गया और लड़खड़ा गया। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। उनके सामने खड़े आदमी के बाल इतने मोटे थे और उन पर इतनी धूल जमी थी कि उनसे असली रंग का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके कई दांत गायब थे, उसकी आंखें छोटी और काली थी तथा वे विपरीत दिशाओं में घूर रही थी। बहरहाल वह हास्यपद नहीं, डरावना दिख रहा था। हैरी ऑगडेन को दोष नहीं दे सकता था कि बोलने से पहले वह कई कदम पीछे हट गया। गुड मॉर्निंग, मैं जादू मंत्रालय से आया हूँ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, ऑगडेन ने घबरा कर कहा। मुझे अफसोस है, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। हैरी को ऑगडेन बहुत मंदबुद्धि लगा। हैरी की राय में अजनबी अपनी बात बहुत स्पष्टता से कह रहा था, खास तौर पर जब वह अपने एक हाथ में छड़ी लहरा रहा था और दूसरे हाथ में छोटा तथा खून से लथपथ चाकू घुमा रहा था। डंबलडोर ने धीरे से कहा, मुझे यकीन है हैरी कि तुम उसकी बात समझ गए होगे। हैरी ने थोड़ी हैरानी से कहा, हाँ, ऑगडेन क्यों नहीं समझ। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें दरवाजे पर लटके मरे हुए सांप पर पड़ी, वह अचानक समझ गया। वह सर्प भाषा बोल रहा है। बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। फटेहाल आदमी अब एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में चाकू लेकर ऑगडेन की तरफ बढ़ रहा था। अब देखो, ऑगडेन ने कहना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक धमाका हुआ और ऑगडेन जमीन पर गिर गया। उसके हाथ उसकी नाक पर थे और उसकी उंगलियों के बीच से एक बदबूदार पीला पदार्थ निकल रहा था। मॉर्फिन, एक तेज आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी मकान से तेजी से बाहर निकला और उसने निकलने के बाद दरवाजा भड़ाम से बंद कर दिया, जिससे मरा हुआ सांप लहराने लगा। यह आदमी पहले वाले से ज्यादा नाटा था और उसका डील डॉल अजीब था। उसके कंधे बहुत चौड़े थे और हाथ बहुत ज्यादा लंबे। उसकी आंखें चमकीली भूरी, बाल छोटे और उलझे हुए तथा चेहरा झुर्रियों से भरा था। कुल मिलाकर वह किसी ताकतवर बूढ़े बंदर जैसा दिख रहा था। बूढ़ा आदमी चाकू वाले आदमी के पास आकर रुक गया, जो जमीन पर पड़े ऑगडेन को देखकर हंस रहा था। बूढ़े आदमी ने ऑगडेन को देखते हुए कहा, मंत्रालय है ना? सही है, ऑगडेन ने गुस्से से अपना चेहरा पोंछते हुए कहा। और आप, मुझे लगता है मिस्टर गॉन्ट होंगे?
हाँ, गॉन्ट ने कहा। उसने आपके चेहरे पर मार दिया है ना? हाँ, ऑगडेन ने तेजी से कहा। आपको यहाँ अपने आने की सूचना पहले दे देनी चाहिए थी, है ना? गॉन्ट ने आक्रामक अंदाज में कहा। यह निजी जायदाद है। अगर यहाँ पर कोई भी जबरन घुस आता है तो मेरे बेटे को खुद को बचाने का पूरा अधिकार है। वह खुद को किससे बचा रहा था? ऑगडेन ने दोबारा खड़े होते हुए कहा। घुसपैठियों से, आवारा लोगों से, मगलुओं और गंदगी से। ऑगडेन ने अपनी छड़ी अपनी नाक की तरफ की, जिसमें से अब भी पीले पस जैसी चीज निकल रही थी। उसका प्रवाह तत्काल रुक गया। मिस्टर गॉन्ट ने अपने मुंह के कोने से मॉर्फिन से कहा, घर के अंदर जाओ, बहस मत करो। इस बार हैरी सद्भाषा के लिए तैयार था और हालांकि वो कहे गए शब्द समझ सकता था, लेकिन वो जानता था कि ऑगडेन को सिर्फ हिस की ही आवाज सुनाई दी होगी। ऐसा लग रहा था कि मॉर्फिन यह बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन जब उसके पिता ने उसे खतरनाक अंदाज में घूरा तो उसने अपना इरादा बदल दिया। वह अजीब चाल चलकर आराम से उस मकान तक गया और अंदर जाने के बाद दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया, जिससे सांप एक बार फिर झूलने लगा। मिस्टर गॉन्ट, मैं यहाँ आपके बेटे से मिलने आया हूँ, ऑगडेन ने कहा, जब उसने अपने कोट के सामने लगे पस के आखिरी अवशेष को देखा। यह मॉर्फिन था, है ना? हाँ, वो मॉर्फिन था, बूढ़े आदमी ने उदासीनता से कहा। फिर उसने अचानक आक्रामक अंदाज में पूछा, क्या तुम्हारा खानदान शुद्ध खून वाला है? ऑगडेन ने ठंडेपन से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑगडेन के प्रति हैरी का सम्मान बढ़ने लगा। यह स्पष्ट था कि इस बारे में गॉन्ट की भावनाएं अलग थी। उसने ऑगडेन के चेहरे को घूरा और निश्चित रूप से आहत करने वाले अंदाज में बुदबुदाया। अब मैं समझ गया, मैंने तुम्हारे जैसे थोबड़े गांव में देखे हैं। ऑगडेन ने कहा, अगर आपने अपने बेटे को गांव वालों पर छोड़ दिया है तो आपने जरूर देखे होंगे। शायद हमें अंदर चलकर बातचीत करनी चाहिए। अंदर? हाँ मिस्टर गॉन्ट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं यहाँ मॉर्फिन के बारे में बात करने आया हूँ। हमने एक उल्लू भेजा था। गॉन्ट बोला। उल्लू का मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। मैं चिट्ठियां खोलता ही नहीं हूँ। तब तो फिर आप यह शिकायत नहीं कर सकते कि आपको मेरे आने की जानकारी नहीं मिली, ऑगडेन ने खींचते हुए कहा। मैं यहाँ पर जादुई कानून की एक गंभीर अवहेलना के कारण आया हूँ, जो आज सुबह मुंह अंधेरे हुई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉन्ट गरजा। तो फिर उस नरक में चलो और इससे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। घर में 3 छोटे कमरे दिख रहे थे। 2 दरवाजे मुख्य कमरे से जाते थे। मुख्य कमरा किचन और लिविंग रूम का मिला जुला रूप था। मॉर्फिन धुआं निकालते आग के पास एक गंदी कुर्सी पर बैठा हुआ था और एक जिंदा सांप को अपनी मोटी उंगलियों के बीच मरोड़ते हुए सर्ब भाषा में उससे धीरे धीरे कह रहा था, प्यारे प्यारे छोटे सांप, फर्श पर फिसलो, मॉर्फिन के साथ अच्छे से रहना, वरना वो तुम्हें दरवाजे पर कील से टांग देगा। खुली खिड़की के पास वाले कोने से खड़खड़ की आवाज आई, जिससे हैरी को एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी था। यह एक लड़की थी, जिसकी छनी हुई भूरी पोशाक उसके पीछे वाली गंदी दीवार के ही रंग की थी। वह एक गंदे काले स्टोव पर धुआं उड़ाते बर्तन के पास खड़ी थी। इसके ऊपर एक गंदे दिख रहे बर्तनों तथा तश्तरियों के शेल्फ में इधर उधर हाथ डाल रही थी। उसके बाल रूखे और बेजान थे। उसका चेहरा सामान्य पीला और थोड़ा भारी था। उसकी आंखें उसके भाई की तरह ही विपरीत दिशाओं में देख रही थी। वह दोनों पुरुषों से थोड़ी ज्यादा साफ दिख रही थी, लेकिन हैरी ने सोचा कि उसने इतना पराजित इंसान पहले कभी नहीं देखा था। मेरी बेटी मैरोपी है, गॉन्ट ने थोड़े संकोच से कहा, जब ऑगडेन ने उसकी तरफ सवालिया निगाह डाली। गुड मॉर्निंग, ऑगडेन ने कहा। मैरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने पिता पर एक डरी हुई दृष्टि डालकर कमरे की तरफ पीठ घुमा ली और शेल्फ पर बर्तन जमाती रही। अच्छा मिस्टर गॉन्ट, ऑगडेन ने कहा, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे पास यह यकीन करने का कारण है कि आपके बेटे मॉर्फिन ने कल देर रात को एक मगलू के सामने जादू किया था। एक कानफोड़ू धमाका हुआ। मैरोपी के हाथ से एक बर्तन गिर गया था। उसे उठाओ, गॉन्ट उस पर चिल्लाया। इस तरह उठा रही हो, किसी गंदे मगलू की तरफ फर्श से उठा रही हो। तुम्हारी छड़ी किस लिए है, वाहियात गंदी लड़की? मिस्टर गॉन्ट प्लीज, ऑगडेन ने सदमे भरी आवाज में कहा। जब बर्तन उठाने के बाद मैरोपी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और उसके हाथ से बर्तन दोबारा छूट गया। उसने कांपते हुए जेब से छड़ी निकाली, बर्तन की तरफ इशारा किया और जल्दी से एक मंत्र बुदबुदाया, जिससे बर्तन फर्श के पार जाकर सामने वाली दीवार से टकराया और 2 हिस्सों में टूट गया। मॉर्फिन पागलों की तरह खिलखिलाया। गॉन्ट चिल्लाया, इसे ठीक करो बेकार लड़की, इसे ठीक करो। मैरोपी लड़खड़ाते हुए कमरे के पार गई, लेकिन उसे अपनी छड़ी उठाने का समय मिल पाता इससे पहले ही ऑगडेन ने अपनी छड़ी उठाकर दृढ़ता से कहा, मरम्मतो।
बर्तन तत्काल जुड़ गया। गॉन्ट को देखकर एक पल के लिए तो लगा जैसे वो ऑगडेन पर चिल्लाने वाला हो, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया। इसके बजाय वो अपनी बेटी पर व्यंग करते हुए बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मंत्रालय का ये भला आदमी यहाँ पर मौजूद था, है ना? शायद वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाए, शायद उसे घटिया नकारा लोगों से दिक्कत नहीं होती हो। किसी की तरफ देखे बिना और ऑगडेन को धन्यवाद दिए बिना मैरोपी ने बर्तन उठाया और उसे कांपते हुए हाथों से शेल्फ पर रख दिया। फिर वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। उसकी पीठ गंदी खिड़की और स्टोव के बीच की दीवार से टिकी हुई थी, जैसे वो पत्थर में धंसकर ओझल होना चाहती हो। मिस्टर गॉन्ट, ऑगडेन ने दोबारा शुरू किया, जैसा मैंने कहा है, मेरे आने का कारण। मैंने पहली बार में ही तुम्हारी बात सुन ली थी, गॉन्ट ने तेजी से कहा। तो उससे क्या? मॉर्फिन ने उस मगलू को मजा चखा दिया, उससे क्या? ऑगडेन ने गंभीरता से कहा। मॉर्फिन ने जादूगरों का कानून तोड़ा है। मॉर्फिन ने जादूगरों का कानून तोड़ा है, गॉन्ट ने गाते हुए ऑगडेन की आवाज की नकल की। मॉर्फिन दोबारा खिलखिलाया। उसने एक गंदे मगलू को सबक सिखाया है, अब यह भी गैर कानूनी हो गया है ना? हाँ, ऑगडेन बोला। हाँ, यह गैर कानूनी है। उसने अपने भीतर की जेब से एक छोटा चंपत्र निकाला और उसे खोला। यह क्या है, उसकी सजा? गॉन्ट ने कहा, जिसकी आवाज अब गुस्से के कारण ऊंची हो गई थी। यह मंत्रालय में होने वाली सुनवाई का समन है। समन? समन? तुम कौन होते हो जो मेरे बेटे को सुनवाई के लिए कहीं भी बुला लोगे? मैं जादूगर कानून पालन दस्ते का प्रमुख हूँ, ऑगडेन ने कहा। और तुमने हमें गंदी नाली का कीड़ा समझा है, गॉन्ट चिल्लाया और अपने सीने की तरफ एक गंदे पीले नाखून वाली उंगली से इशारा करते हुए ऑगडेन की तरफ बढ़ा। हम कीड़े हैं जो मंत्रालय के बुलाने पर भागते हुए पहुंच जाएंगे। घटिया बदजात, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे लग रहा था कि मैं मिस्टर गॉन्ट से बात कर रहा हूँ, ऑगडेन ने सावधानी से कहा, लेकिन वह अब भी अपनी बात पर डटा रहा। यह सही है, गॉन्ट गरजा। एक पल के लिए तो हैरी को लगा कि गॉन्ट हाथ से कोई भद्दी मुद्रा बना रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो ऑगडेन को काले पत्थर वाली भद्दी अंगूठी दिखा रहा था, जो उसने अपनी बीच वाली उंगली में पहन रखी थी। वह इसे ऑगडेन की आंखों के सामने लहरा रहा था। इसे देख रहे हो? इसे देख रहे हो? जानते हो ये क्या है? जानते हो ये कहाँ से आई है? सदियों से हमारे परिवार में है। हमारा खानदान सदियों पुराना है और शुद्ध खून वाला है। पता है मुझे इसके लिए कितनी रकम देने का प्रस्ताव रखा गया था, साथ ही पत्थर पर मढ़ा पेवरल कोट ऑफ आर्म्स भी। मुझे पता नहीं है, ऑगडेन ने पलके झपकाते हुए कहा, जब अंगूठी उसकी नाक के 1 इंच पास से निकली। और यह बात मुद्दे से हटा दे मिस्टर गॉन्ट, आपके बेटे ने। गुस्से भरी चीख के साथ गॉन्ट अपनी बेटी की तरफ भागा। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि वो उसका गला दबाने वाला है, क्योंकि उसका हाथ उसके गले की तरफ बढ़ रहा था। अगले पल वह गर्दन की सोने की चेन से खींचकर उसे ऑगडेन की तरफ ला रहा था। इसे देख रहे हो? उसने ऑगडेन से गरजते हुए पूछा और उसकी तरफ सोने का एक भारी लॉकेट हिलाया, जबकि मैरोपी गला दबने के कारण सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऑगडेन ने जल्दी से कहा। नाग शक्ति का है, गॉन्ट ने चिल्लाकर कहा। नागेश नाग शक्ति का। हम उनके आखिरी जीवित वारिस हैं। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है, बोलो? मिस्टर गॉन्ट, आपकी बेटी, ऑगडेन ने दहशत में कहा, लेकिन तब तक गॉन्ट मैरोपी को छोड़ चुका था। वह लड़खड़ाती हुई दूर चली गई। उसने कमरे के कोने की तरफ पीट करके अपनी गर्दन सहलाई और तेजी से सांस खींची। तो गॉन्ट ने विजयी अंदाज में कहा, जैसे उसने अभी अभी एक जटिल बात को साबित कर दिया हो और इस पर अब कोई विवाद नहीं हो सकता। हमसे इस तरह बात मत करो जैसे हम तुम्हारे जूतों की धूल हो। शुद्ध खून की कई पीढ़ियां, सभी जादूगर, मुझे यकीन है तुम अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकते। फिर उसने ऑगडेन के पास फर्श पर थूक दिया। मॉर्फिन एक बार फिर खिलखिलाया। मैरोपी खिड़की के पास दुबकी हुई थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसका चेहरा उसके रूखे बालों में छिपा हुआ था। वह कुछ नहीं बोली। मिस्टर गॉन्ट, ऑगडेन ने संकल्प के साथ कहा, मुझे लगता है कि इस मामले से आपके या मेरे पूर्वजों का कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर मॉर्फिन के कारण आया हूँ, मॉर्फिन और उस मगलू के कारण जिसे मॉर्फिन ने कल रात को परेशान किया था। हमारी जानकारी के अनुसार, उसने चंपत्र की तरफ देखते हुए कहा, मॉर्फिन ने उस मगलू पर मंत्र मारा था जिससे उसे बेहद दर्दनाक फोड़े हो गए थे। मॉर्फिन ने किलकारी भरी। चुप रहो लड़के, गॉन्ट ने सद्भाषा में गुर्राते हुए कहा और मॉर्फिन खामोश हो गया। और अगर उसने ऐसा किया तो इससे क्या? गॉन्ट ने ऑगडेन से आवेश में कहा। मुझे उम्मीद है कि तुमने उस मगलू का गंदा चेहरा साफ कर दिया होगा और उसकी याददाश्त सुधार दी होगी। असली बात यह नहीं है मिस्टर गॉन्ट, ऑगडेन ने कहा। यह एक निहत्थे निर्दोष मगलू पर किया गया था, अनावश्यक हमला था। ओह, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम मगलू प्रेमी हो, गॉन्ट ने व्यंग से कहा और फर्श पर दोबारा थूक दिया।
इस तरह की बातों का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, ऑगडेन ने दृढ़ता से कहा। आपके बेटे के नजरिए से यह स्पष्ट होता है कि उसे अपनी गलती पर जरा भी अफसोस नहीं है। उसने अपनी चंपत्र की तरफ दोबारा देखा। मॉर्फिन 14 सितंबर को सुनवाई के लिए आएगा। उस सुनवाई में वह इस आरोप का जवाब देगा कि उसने एक मगलू के सामने जादू का इस्तेमाल किया और उसे कष्ट पहुंचाया। ऑगडेन बीच में ही रुक गया। घोड़ों की टापों और तेज हंसी की आवाजें खुली खिड़की में से तैरती हुई अंदर आ रही थी। स्पष्ट रूप से गांव तक जाने वाली गली उस झुरमुट के बहुत करीब से गुजरती होगी जहां पर यह मकान बना था। गॉन्ट मूर्ति की तरह स्थिर हो गया और अपनी आंखें फाड़कर आवाजें सुनता रहा। मॉर्फिन ने फुफकारते हुए अपना मुंह उन आवाजों की तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर भूखा भाव था। मैरोपी ने अपना सिर उठाया। हैरी ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। हे भगवान, कितना बुरा मकान है, एक लड़की की आवाज खुली खिड़की से इतनी साफ सुनाई दी जैसे वो कमरे में उनके पास ही खड़ी हो। तुम्हारे डैडी इस खंडर को गिरवाते क्यों नहीं है, टॉम? यह हमारा नहीं है, एक युवक की आवाज आई। घाटी के दूसरी तरफ की हर चीज हमारी है, लेकिन यह मकान बूढ़े गॉन्ट और उसकी संतानों का है। लड़का पागल है और तुम्हें वे कहानियां सुननी चाहिए जो गांव वाले उसके बारे में सुनाते हैं। लड़की हंसने लगी। टापो की आवाज अब तेज होती जा रही थी। मॉर्फिन ने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की। उसके पिता ने सरभाषा में चेतावनी देते हुए कहा, अपनी जगह पर बैठे रहो। टॉम, लड़की की आवाज दोबारा आई और यह स्पष्ट था कि अब वे लोग मकान के बहुत करीब आ चुके थे। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन क्या किसी ने उस दरवाजे पर कील से सांप लटका दिया है? हे भगवान, तुम सही कह रही हो, आदमी की आवाज आई। यह उसके लड़के का काम होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना, उसका दिमाग ठीक नहीं है। उधर मत देखो सेसिलिया डार्लिंग। हंसी की खनखनाहट और टापू की आवाज अब दूर होती जा रही थी। डार्लिंग, मॉर्फिन सरभाषा में बुदबुदाया और अपनी बहन की तरफ देखने लगा। उसने उसे डार्लिंग कहा तो अब वह तुम्हें पसंद नहीं करेगा। मैरोपी का चेहरा अब इतना सफेद पड़ गया था कि हैरी को लगा वो बेहोश होने वाली है। यह क्या है? गॉन्ट ने तीखी आवाज में सरभाषा में पूछा और अपनी बेटी की तरफ देखा। तुमने क्या कहा मॉर्फिन? वह उस मगलू को पसंद करती है, मॉर्फिन ने दुष्टता से अपनी बहन की तरफ घूरते हुए कहा, जो अब दहशत में लग रही थी। उसके गुजरते समय वो हमेशा बगीचे में रहती है और बागड़ में से झांक कर उसे देखती रहती है। और कल रात को, मैरोपी ने विनती के अंदाज में अपना सिर झटके से हिलाया, लेकिन मॉर्फिन बेरहमी से आगे बोलता रहा। वह खिड़की से बाहर झांक रही थी और उसके घर लौटने का इंतजार कर रही थी। गॉन्ट ने धीरे से कहा, एक मगलू को देखने के लिए खिड़की से बाहर झांक रही थी? लगता था गॉन्ट परिवार के तीनों सदस्य ऑगडेन को भूल गए थे, जो फुफकारने की आवाजों से कुछ नहीं समझ पाया था और चकराने के अलावा चिढ़ भी रहा था। क्या यह सच है? गॉन्ट ने जहर बुझी आवाज में कहा और आतंकित लड़की की तरफ एक कदम बढ़ाया। मेरी बेटी नागेश नागशक्ति के शुद्ध खानदान की वारिस गंदे घटिया खून वाले मगलू की दीवानी है। मैरोपी ने अपना सिर तेजी से हिलाया और दीवार पर दबाव डाला, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन मैंने उसे मजा चखा दिया डैडी, मॉर्फिन खिलखिलाता हुआ बोला। जब वह करीब से गया तो मैंने उसे मजा चखा दिया। उसके चेहरे पर बहुत सारे फोड़े हो गए थे। इसके बाद वो उतना सुंदर नहीं दिख रहा था, है ना मैरोपी? गंदी नकारा खून की गद्दार, गॉन्ट गरजा और अपना संयम खो बैठा। उसके हाथ उसकी बेटी के गले पर कस गए। हैरी और ऑगडेन दोनों ही एक साथ चीखे। नहीं, ऑगडेन अपनी छड़ी उठाकर चिल्लाया। रेलेशियो, गॉन्ट अपनी बेटी से दूर फिका गया। वह एक कुर्सी से टकराकर पीठ के बल गिर पड़ा। गुस्से से गरजता हुआ मॉर्फिन अपनी कुर्सी से उछला और ऑगडेन की तरफ दौड़ पड़ा। वह खून से सना चाकू लहरा रहा था और अपनी छड़ी से हर तरफ मंत्र मारता जा रहा था। ऑगडेन जान बचाकर भागा। डंबलडोर ने इशारा किया कि उन्हें भी उसके पीछे चल देना चाहिए। हैरी ने आदेश का पालन किया। मैरोपी की चीखें उसके कानों में गूंजती रही। ऑगडेन सिर पर हाथ रखकर रास्ते पर तेजी से भागा और मुख्य गली में पहुंच गया। वहां एक अखरोट जैसे रंग वाले एक चमकदार घोड़े से टकरा गया, जिस पर काले बालों वाला एक बहुत आकर्षक युवक बैठा था। वह और उसके पास भूरे घोड़े पर सवारी कर रही सुंदर लड़की ऑगडेन को देखकर जमकर हंसे, जो घोड़े से टकराकर दूर उछल गया और दोबारा चल पड़ा। उसका फ्रॉक कोट उड़ रहा था। वह सिर से पैर तक धूल में ढका हुआ था तथा गली में जान छुड़ाकर भाग रहा था। मुझे लगता है इतना काफी है हैरी, डंबलडोर ने कहा। उन्होंने हैरी की कोहनी पकड़कर उसे खींचा। अगले ही पल वे दोनों अंधेरे में उड़ने लगे और फिर वे डंबलडोर के ऑफिस में पहुंच गए, जहां अब धुंधलका हो चुका था। उस लड़की का क्या हुआ? हैरी ने तत्काल पूछा, जब डंबलडोर ने अपनी छड़ी लहराकर कुछ और लैंप जलाए। मैरोपी या उसका जो भी नाम था। ओह, वो बच गई, डंबलडोर ने कहा और अपनी डेस्क पर बैठकर हैरी को भी बैठने का इशारा किया।
ऑगडेन अत्तर ध्यान होकर मंत्रालय पहुंच गया और 15 मिनट में दल बल के साथ लौटा। मॉर्फिन और उसके पिता ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हार गए। उन्हें मकान से ले जाया गया और बाद में उन्हें न्याय सभा ने सजा दी। मॉर्फिन पहले भी कई मगलुओं पर हमले कर चुका था। उसे 3 साल के लिए अज़्काबान भेज दिया गया। मॉर्वोलो को 6 महीने की सजा मिली, क्योंकि उसने ऑगडेन के अलावा मंत्रालय के कई कर्मचारियों को घायल भी किया था। मॉर्वोलो? हैरी ने हैरानी से दोहराया। सही कहा, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम समझ गए। वह बूढ़ा आदमी वॉर्मटेल का नाना था। हाँ, डंबलडोर ने कहा। मॉर्वोलो, उसका बेटा मॉर्फिन और उसकी बेटी मैरोपी गॉन्ट खानदान के आखिरी वारिस थे। गॉन्ट खानदान एक बहुत प्राचीन जादूगर खानदान था। इस खानदान में कई पीढ़ियों से अस्थिरता और हिंसा का इतिहास चला आ रहा था, क्योंकि वे अपने ही कजिन से विवाह करते थे। समझदारी की कमी और शाही ठाट बाट के मुंह का मिला जुला परिणाम यह हुआ कि मॉर्वोलो के पैदा होने से कई पीढ़ियां पहले ही परिवार की तिजोरी खाली हो गई थी। जैसा तुमने देखा, वह गंदगी और गरीबी में रह रहा था और उसका स्वभाव बहुत बुरा था। उसे बहुत घमंड था और उसके पास 2 पारिवारिक निशानियां बची थी, जिसे वो अपने बेटे जितना और अपनी बेटी से ज्यादा चाहता था। तो मैरोपी? हैरी ने अपनी कुर्सी पर आगे झुकते हुए और डंबलडोर की तरफ घूरते हुए कहा। तो मैरोपी, सर, क्या इसका मतलब है वो वोल्डेमॉर्ट की माँ थी? हाँ, डंबलडोर ने कहा, और इसके अलावा हमने वोल्डेमॉर्ट के पिता की झलक भी देखी थी। क्या तुम्हारा ध्यान उस तरफ गया था? वो मगलू जिस पर मॉर्फिन ने हमला किया था, घोड़े पर वाला आदमी? बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वह टॉम रिडल सीनियर था। वह सुंदर मगलू जो घोड़े पर बैठकर गॉन्ट मकान के पास से निकलता था, जिससे मैरोपी मन ही मन बहुत प्यार करती थी। और आखिर में उनकी शादी हो गई? हैरी ने अविश्वास के साथ कहा, क्योंकि वह ये कल्पना नहीं कर पा रहा था कि उन दोनों में प्रेम कैसे हो सकता था। डंबलडोर ने कहा, मुझे लगता है तुम यह भूल रहे हो कि मैरोपी एक जादूगरनी थी। मुझे लगता है कि पिता की दहशत के कारण उसकी जादुई शक्तियां कमजोर पड़ गई होंगी। जब मॉर्फोलो और मॉर्फिन अज़्काबान पहुंच गए तो वह जिंदगी में पहली बार अकेली और स्वतंत्र हो गई। मेरे ख्याल से तब वह अपनी योग्यताओं के साथ पूरा न्याय कर पाई होगी और उसने उस हताश जिंदगी से मुक्ति पाने की योजना बनाई होगी जो वह पिछले 18 सालों से जी रही थी। क्या तुम सोच रहे हो कि मैरोपी ने कौन सा कदम उठाया होगा जिसकी वजह से टॉम रिडल अपनी मगलू प्रेमिका को भूलकर मैरोपी के प्यार में पागल हो गया हो? सम्मोहन शाप? हैरी ने सुझाव दिया। या फिर प्रेम काढ़ा? बहुत बढ़िया। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उसने प्रेम काढ़े का इस्तेमाल किया होगा। मुझे यकीन है कि इसका इस्तेमाल उसे ज्यादा रोमांटिक लगा होगा, और मुझे नहीं लगता कि उसे इसके इस्तेमाल में कोई खास मुश्किल आई होगी। जब किसी गर्म दिन रिडल अकेले घोड़े पर निकल रहा होगा तो उसे एक गिलास पानी के लिए रोकना मुश्किल नहीं रहा होगा। चाहे जो हो, हमने जो दृश्य देखा था उसके कुछ महीने बाद लिटिल हैंगल्टन गांव में एक बहुत जबरदस्त स्कैंडल हो गया। तुम उस गपशप की कल्पना कर सकते हो जब जमींदार का बेटा गरीब की बेटी मैरोपी के साथ भाग गया। लेकिन गांव वालों का सदमा मॉर्वोलो के सदमे के आगे कुछ नहीं था। जब वह अज़्काबान से लौटा तो उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी डाइनिंग टेबल पर गर्म खाना तैयार करके उसका इंतजार कर रही होगी। इसके बजाय उसे पूरे घर में 1 इंच धूल और उसकी अलविदा की चिट्ठी मिली, जिसमें उसने बता दिया कि उसने क्या किया है। जहां तक पता चला है, इसके बाद मॉर्वोलो ने अपनी बेटी के नाम या अस्तित्व का जिक्र तक नहीं किया। हो सकता है बेटी के भाग जाने के सदमे की वजह से उसकी मौत जल्दी हुई हो, या फिर वो खाना बनाना नहीं सीख पाया होगा। अज़्काबान ने मॉर्वोलो को बहुत कमजोर कर दिया था और वो मॉर्फिन को लौटता देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाया। और मैरोपी, वह मर गई है ना? वोल्डेमॉर्ट अनाथालय में बड़ा हुआ था, है ना? हाँ, सचमुच, डंबलडोर ने कहा। हमें यहाँ थोड़ा अंदाजा लगाना होगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि घटनाओं का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। देखो, भाग कर शादी करने के कुछ महीने बाद टॉम रिडल लिटिल हैंगल्टन की अपनी जागीर में लौट आया, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी। आस पड़ोस में यह अफवाह फैल गई थी कि वह धोखा देने और फंसाने की बात कर रहा था। मुझे लगता है उसका मतलब यह था कि उस पर जादू किया गया था जो अब उठ चुका था। हालांकि मुझे लगता है कि उसने इन शब्दों का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की होगी ताकि लोग उसे पागल न समझें। गांव वालों ने उसकी बातें सुनकर सोचा कि मैरोपी ने टॉम रिडल से झूठ बोलकर यह नाटक किया था कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और इसलिए रिडल ने उससे शादी की थी। लेकिन उसे बच्चा हुआ तो था। हाँ, लेकिन शादी के 1 साल बाद टॉम रिडल उसे गर्भवती छोड़कर लौट आया था। क्या गड़बड़ हो गई? हैरी ने पूछा। प्रेम काढ़े ने काम करना क्यों बंद कर दिया? डंबलडोर ने कहा।
एक बार फिर इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि मैरोपी अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, इसलिए उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि वो उसे जादू से अपना गुलाम बनाकर रखे। मुझे लगता है उसने ये फैसला किया होगा कि वो उसे काढ़ा देना बंद कर दे। शायद खुद दीवानी होने के कारण उसे यह लगा होगा कि उसका पति भी अब तक उससे प्रेम करने लगा होगा। शायद उसने सोचा होगा कि वह होने वाले बच्चे की खातिर रुक जाएगा। अगर ऐसा था तो उसके ये दोनों ही अंदाजे गलत थे। टॉम रिडल उसे छोड़कर आ गया, दोबारा उसे देखने तक नहीं गया, और उसने कभी पता लगाने का कष्ट भी नहीं किया कि उसके बेटे का क्या हुआ। बाहर का आसमान स्याही जितना काला हो चुका था और डंबलडोर के ऑफिस के लैंप अब पहले से ज्यादा तेजी से चमकते दिख रहे थे। हैरी, मुझे लगता है कि आज रात के लिए इतना ही काफी है, डंबलडोर ने एक दो पल बाद कहा। हाँ सर, हैरी ने कहा। वो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने चलना शुरू नहीं किया। सर, क्या वोल्डेमॉर्ट के अतीत के बारे में ये सब जानना महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, डंबलडोर ने कहा। और क्या क्या इसका भविष्यवाणी से कोई संबंध है? इसका भविष्यवाणी से पूरा संबंध है। ठीक है, हैरी ने कहा। वह थोड़ी दुविधा में था, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली मिल गई। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल आया और वह दोबारा मुड़ा। सर, आपने मुझे जितना कुछ बताया है, क्या वो मैं रॉन और हर्माइनी को बता सकता हूँ? डंबलडोर एक पल तक उसकी तरफ देखकर सोचने के बाद बोले, हाँ, मुझे लगता है कि मिस्टर वीजली और मिस ग्रेंजर खुद को विश्वसनीय साबित कर चुके हैं। लेकिन हैरी, तुम उन्हें चेतावनी दे देना कि वे यह बात किसी को भी न बताएं। अगर यह बात चारों तरफ फैल जाए कि मैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के रहस्य के बारे में कितना कुछ जानता हूँ या शक करता हूँ, तो यह अच्छा नहीं रहेगा। नहीं सर, मैं सिर्फ रॉन और हर्माइनी को ही बताऊंगा। गुड नाइट। वो दोबारा मुड़ा और दरवाजे तक पहुंच गया। तभी उसने एक चीज देखी। जर्जर पायों की एक छोटी टेबल पर चांदी के बहुत से यंत्रों के बीच सोने की एक भद्दी अंगूठी रखी थी, जिसमें एक बड़ा चटका हुआ काला पत्थर जड़ा था। सर, हैरी ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, यह अंगूठी? हाँ, डंबलडोर ने पूछा। जब हम उस रात को प्रोफेसर स्लगहॉर्न से मिलने गए थे तो आप इसे पहने हुए थे। हाँ, मैं इसे पहने हुए था। डंबलडोर सहमत हो गए। लेकिन क्या यह सर, क्या यह अंगूठी वही नहीं है जो मॉर्वोलोगॉन्ट ने ऑगडेन को दिखाई थी? डंबलडोर ने अपना सिर झुकाया। वही है। लेकिन कैसे? क्या यह आपके पास हमेशा से है? नहीं, यह मुझे हाल ही में मिली है, डंबलडोर ने कहा। दरअसल जब मैं तुम्हारे अंकल आंटी के यहाँ से तुम्हें लेने गया था, उससे कुछ दिन पहले ही यह मुझे मिली थी। यानी उस समय के आसपास जब आपके हाथ में चोट लगी थी सर? हाँ हैरी, उसी समय के आसपास। हैरी झिझका, डंबलडोर मुस्कुरा रहे थे। सर, आपको चोट कैसे? अब बहुत देर हो चुकी है हैरी, मैं तुम्हें वह कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर।